अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ द इनहेबिटर्स है ये कहलाता है रिवर्सिबल इनहेबिटर्स। तो इनहेबिटर ऐसे मॉलिक्यूल और सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी और परमानेंटली ब्लॉक कर देती है। तो ऐसी किस्म के सब्सटेंस को हम इनहेबिटर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर जो टाइप है ये कहलाता है रिवर्सिबल इनहेबिटर्स। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम में एक पार्टिकुलर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। तो ये एंजाइम का जो फंक्शनल पार्ट है ये कहलाता है एक्टिव साइट। अब यहाँ पर जो इनहिबिटर्स होता है वो आता है और इसी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक इनहिबिटर्स है। सो दिस इज आवर इनहिबिटर्स। अब ये इनहिबिटर जब आ जाता है और यहाँ पर इनकी बाइंडिंग होती है विद द एक्टिव साइट्स, तो इनकी जो बाइंडिंग्स है ये बेसिकली ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं। यानी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बेसिकली इनहिबिटर्स आके एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होती है इनमें आती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसके अलावा आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह आती है। तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इनमें आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के लिए मैंने सिर्फ H लिखा। इसके अलावा आयनिक बॉन्ड्स आते हैं एंड द थर्ड वन दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये तीन टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके थ्रू इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ क्या होती है, बाइंड हो जाता है। अब ये जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होती है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। अब ब्रेक होने के बाद बेसिकली इनहिबिटर वापस डिटैच हो जाता है फ्रॉम द एंजाइम। तो ऐसे किस्म के इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर का नाम देते हैं। यानी सिंपली एक बार इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ, फिर यही वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से वापस डिटैच हो जाता है। तो ऐसी किस्म के इनहिबिटर्स को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर भी मैंने लिखे हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है और इनकी जो बाइंडिंग्स होती है बेसिकली टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मेन जो रीज़न है वो बेसिकली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर बेसिकली ये एक जनरल मैकेनिज्म से है जो कि एंजाइम की एक्शंस को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एंजाइम से। तो एंजाइम के साथ जब एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिस पर एंजाइम एक्ट करता है। तो ये देखिए ये एंजाइम का एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हुआ है और इससे आगे से ये कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी कॉम्प्लेक्स के बाद बेसिकली यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एट द एंड एंजाइम हमारे पास रिकवर हो जाता है। यानी यह इससे बेसिकली ये बात निकल आ जाती है कि एंजाइम बेसिकली दे विल नेवर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस। अब यही जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है इसके फर्दर हमारे पास 3 टाइप है। मैंने 3 कैटेगरी बनाए हैं क्योंकि FSC पार्ट 1 के बुक में बेसिकली उन्होंने 2 टाइप मेंशन की है। एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके अलावा जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये भी एक पार्टिकुलर टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। तो इस वजह से इन तीनों को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। अब ये जो इनहिबिटर्स है बेसिकली इनकी बाइंडिंग्स कहाँ पर होती है और किस तरह से एंजाइम के एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक करती है। तो इस बेस पर बेसिकली ये 3 टाइप्स आते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनकी डिफिनीशंस को यहाँ पर आपको इस मैकेनिज्म्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, फिर एक एक को हम विद स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास क्या है, ये इनहिबिटर्स है। तो ये इनहिबिटर बेसिकली क्या करते हैं, ये आके इस एक्टिव साइट के साथ जब बाइंड हो जाते हैं और इसकी बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररी ब्लॉक होती है। तो ऐसी किस्म के टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। चूंकि इसका जो शेप है इनहिबिटर का, ये सब्सट्रेट की तरह ही होते हैं, तो इस वजह से दोनों के दरमियान कंपटीशंस होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बेसिकली जो इनहिबिटर्स होता है वो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट में बाइंड होके एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक करती है। तो ये एंजाइम का क्या है, बेसिकली एलोस्टेरिक साइट्स है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में इनहिबिटर एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक कर देती हैं। जबकि जो थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो इसमें बेसिकली जो इनहिबिटर्स होता है वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होती है, बाइंड होती है, और इसी की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी टेम्पररी ब्लॉक होती है। अब एक एक को हम पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे विद द स्पेसिफिक एग्जांपल। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर का टाइप है, यानी इसमें टेम्पररी बाइंडिंग होती है विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। तो कॉम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटिटिव का मतलब यहाँ पर कंपटीशन ही है। चूंकि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एक इनहिबिटर है, जबकि जो ब्लू कलर से जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली सबट्रेट है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है, यानी इनहिबिटर एंड सबट्रेट दे बोथ हैव द सेम शेप। तो इसी की वजह से बेसिकली क्या होती है, कंपटीशन होती है, और ये कंपटीशन बेसिकली एक्टिव साइट्स के लिए होती है। इनहिबिटर्स कहते हैं कि मैं आके यहाँ पर इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाऊंगा, जबकि इनहिबिटर की भी ये कोशिश होती है कि मैं आके यहाँ पर जुड़ जाऊँ। लेकिन इनकी दरमियान क्या होती है, बेसिकली स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है, जिसकी वजह से दोनों की दरमियान यही कंपटीशंस होती हैं। तो दैट्स वाई वी कॉल एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो जैसे ही इनहिबिटर्स आके इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाता है तो ये बनाता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और इससे आगे चल के बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि इनहिबिटर ने एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बेसिकली क्या होती है, सबट्रेट एंड inhibitor have similar structures, और यहाँ पर जो inhibitors है ये basically they will not induce change in the active site of the enzyme। तो यहाँ पर पॉइंट में भी मैं लिख सकता हूँ कि they will not change the active site of the enzyme, not change the active site, change the active site। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को बेसिकली हमने समझ लिया कि अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, और इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को हम समझेंगे। फर्स्ट ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने लिया है चैप्टर फॉर बायो एनर्जेटिक्स के क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन से, जिसमें यही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बेसिकली काम करता है। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली मैंने बुक से ही लिया है।
सो फर्स्ट रिएक्शंस को देखिए, ये हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। ये क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम है। ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम का नॉर्मल जो सबस्ट्रेट है ये है सक्सिनेट। तो सक्सिनेट बेसिकली एक नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिस पर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट करता है। जैसे ही ये इस पर एक्ट करते हैं तो ये बनाता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इससे आगे बेसिकली यही सबस्ट्रेट सक्सिनेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसका जो प्रोडक्ट है ये कहलाता है फ्यूमरेट, और एट द एंड हमारे पास एंजाइम वैसा ही रहता है। सो दिस इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शंस जिसकी थ्रू एंजाइम बेसिकली सबस्ट्रेट को लेकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स काम करते हैं। अब यहाँ पर इसका जो इनहिबिटर है सक्सिनेट का ये है मेलोनेट। तो मेलोनेट हमारे पास क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनेट का। तो जैसे ही ये मेलोनेट आता है तो ये बेसिकली compete करता है विद द सक्सिनेट, और ये कंपटीशन बेसिकली एक्टिव साइट्स के लिए होती है। तो मेलोनेट जब आ जाता है और ये एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड होता है तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस तरह से हमने जनरल मैकेनिज्म्स में पढ़ा है। तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसके रिजल्ट में बेसिकली यही जो एंजाइम की एक्टिविटी है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस ये ब्लॉक हो जाती है और एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को शो करती है। और ये जो रिएक्शन है बेसिकली क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, ये है बेसिकली द सिंथेसिस ऑफ डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में बेसिकली जब डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इनमें एक नॉर्मल पाथवे होती है जिसके थ्रू इनमें पोलिक एसिड बनता है और एट द रिजल्ट इससे आगे चल के डीएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस इनमें होती है। तो यहाँ पर एक एंजाइम है डाइहाइड्रोक्टोरेट सिंथेस, एक एंजाइम है जो कि बेसिकली एक नॉर्मल पाथवे को चला के बेसिकली ये बनाता है फोलिक एसिड और इससे आगे डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब डाइहाइड्रोक्टोरेट सिंथेस एंजाइम का नॉर्मल सबस्ट्रेट है, दिस इज कॉल्ड एज पाबा, यानी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जोइक एसिड, ये इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है। अब जैसे ही पाबा को ये लेता है और इन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू द पोलिक एसिड्स। अब इसका जो इनहिबिटर्स है पाबा का ये कहलाता है सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड बेसिकली क्या है, ये एक इनहिबिटर्स है पार द पाबा। तो जैसे ही ये यहाँ पर आ जाता है तो ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड होके इनसे बेसिकली क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को डाइहाइड्रोक्टोरेट सिंथेस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक होती है और बैक्टीरिया की डेथ होती है। सो दिस सल्फोनामाइड बेसिकली ये एक्ट करता है एज एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग और एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं, एंटीबायोटिक इस प्रोसेस के थ्रू एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सल्फोनामाइड जब हम एज एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये ह्यूमन के सेल्स को अफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि ये बेसिकली बैक्टीरिया में डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। आया ये सल्फोनामाइड ड्रग ह्यूमन के सेल को अफेक्ट करती है या नहीं? सो दिस सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक डज नॉट अफेक्ट द ह्यूमन सेल्स, क्योंकि हमारे सेल में पोलिक एसिड बेसिकली हम डाइट में लेते हैं। हमारी बॉडी में कोई पाथवे नहीं होती जिसकी वजह से हमारी बॉडी फोलिक एसिड को बना सके। तो हम यही फोलिक एसिड बेसिकली क्या करते हैं, ये हम डाइट में लेते हैं, जिसकी वजह से ये सल्फोनामाइड ड्रग का हमारी बॉडी के सेल्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये हमारे पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।
तो वो एंजाइम जो कि नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करती है, तो इसमें 2 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करते हैं। तो इसमें 2 साइड्स होते हैं। एक साइड ये है जो कि बेसिकली कहलाता है एक्टिव साइड्स, और ये एक्टिव साइड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बाइंडिंग विद दिस सबट्रेट। तो ये हमारा सबट्रेट है और ये इसी सबट्रेट के लिए ये साइट्स होती है जिसको हम एक्टिव साइट्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करने वाले एंजाइम्स होते हैं, इनमें अनदर साइट्स होती है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर साइट्स, जहाँ पर इनहिबिटर आता है और बाइंड हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिटर साइट। तो ओवरऑल नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशंस जो एंजाइम शो करते हैं, तो इनमें यही 2 साइट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनको नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सबट्रेट और ये इनहिबिटर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते फॉर द बाइंडिंग विद द एंजाइम्स, क्योंकि दोनों के लिए अपनी ही साइट्स होती है इन द एंजाइम्स। सो इसी को हम बेसिकली कहते हैं नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स है, ये बेसिकली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का टाइप है। तो किस तरह से हम एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्टोर करते हैं इन द नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। जिस तरह से हम कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में बेसिकली एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए हम सबट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी वापस आ जाती है। अब यहाँ पर अगर हमें एंजाइम की एक्टिविटी को रिस्टोर करना होता है, तो हम सिंपली यहाँ पर इनहिबिटर को रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो रिस्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल हमारे पास है साइनाइड पॉइजनिंग है, जो कि बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में होते हैं, इनको बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज द कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग है, इंसेक्टिसाइड जैसे मेलाथायोन्स वगैरह है, तो ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज ए नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। लास्ट टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर दैट इज द अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर जो एंजाइम शो करती है, इनमें एक ही एक्टिव साइट्स होता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है जो कि नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन को शो करती है। तो इनमें जो मेन साइट्स होता है वो बेसिकली एक्टिव साइट्स होता है। तो ये एक्टिव साइट बेसिकली ये सबट्रेट को बाइंड करता है। ये हमारे पास इनका सबट्रेट है, तो ये सबट्रेट को लेता है और बेसिकली ये बनाता है एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए, इनहिबिटर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जैसे ही एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इनहिबिटर की जो बाइंडिंग्स होती है वो बेसिकली इसी कॉम्प्लेक्स के साथ ही होती है। अब ये इनहिबिटर बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, इसी के साथ जब बाइंड हो जाती है, तो ये एंजाइम में बेसिकली कन्फर्मेशन चेंज लाती है, जिसकी वजह से एंजाइम बेसिकली सबट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड एज द अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब ये देखिए अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिटर का बेसिकली एंजाइम सिंपल एंजाइम और ना सबट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं, बल्कि ये इनहिबिटर बेसिकली बाइंड हो जाते हैं विद द एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इस वजह से इसको हम अनकम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास हाइड्रोजीन है जो कि एराइल सल्फेटेस एंजाइम्स के लिए क्या है, ये बेसिकली ये हाइड्रोजीन बेसिकली इनहिबिटर्स है जो कि नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करती है फॉर द एंजाइम एराइल सल्फेटेस। इसके अलावा फिनाइल एनिलीन अमीनो एसिड्स है जो कि एल्काइल फास्फेटेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है बाय द अनकम्पिटेटिव इनहिबिशंस। लास्ट हम पढ़ेंगे कि एंजाइम इनहिबिटर की एप्लीकेशंस क्या होती है, कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स है, इनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा ये नेचर में भी पाए जाते हैं। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स है, सो ओवरऑल ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये नेचुरली पाए जाते हैं और दूसरा जो है उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, यानी नेचुरल इनहिबिटर्स है एंड सिंथेटिक इनहिबिटर्स है।
ये जो नेचुरली ऑब्टेन इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। इनको यूज़ किया जाता है फॉर द किलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू किल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये नेचुरली प्रोड्यूस या नेचुरली ऑब्टेन इनहिबिटर्स होते हैं। इसके अलावा जो सिंथेटिक होते हैं इनको वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ को ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे है अल्कोहलिज्म है, हाई ब्लड प्रेशर से, इसके अलावा और भी नर्वस डिसऑर्डर से, अल्कोहलिज्म, इसके अलावा और भी कार्डियोवास्कुलर्स एंड नर्वस डिसऑर्डर से, जिसकी ट्रीटमेंट में इन्हीं सिंथेटिक इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो सिंथेटिक इनहिबिटर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है टू किल द इंसेक्ट। जैसे हमारे पास मेलाथायोन्स है, तो मेलाथायोन इट एक्ट एज एन इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा ग्लाइफोसेट्स है, ग्लाइफोसेट्स इनको यूज़ किया जाता है एज ए हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट है ट्राइक्लोसान। तो ट्राइक्लोसान्स को यूज़ किया जाता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। इसके अलावा ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स को यूज़ किया जाता है एज ए केमिकल वेपन इन द वॉर्स। So this is overall about the enzyme inhibitors and its types. I think आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।